Students, in your first lecture of chemical bonding. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे पहले आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में वेरी शॉर्ट डिटेल में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड की पहले वर्ड मीनिंग जान लें। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू स्पीसीज और केमिकल बॉन्ड मीन्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज यहाँ पर क्या है? एटम्स। दो एटम्स के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग यहाँ पर केमिकल बॉन्ड। जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे HCl आपने देख सुना हुआ है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर? नाउ कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यदि H और Cl आपस में कंबाइन हुए, वाटर में H और वो कंबाइन हो रहे हैं, H2 में दो H कंबाइन हो रहे हैं, व्हाई दे कंबाइन? ये अकेले क्यों नहीं रह सकते हैं? एक महत्वपूर्ण चीज, कॉम्बिनेट होने का कारण क्या है? Their first reason, tendency to acquire stability. ध्यान रखें, it is law of nature. Law of nature, nature प्रकृति का एक नियम है, यूनिवर्स का नियम है। जहां एनर्जी कम होती है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जहां एनर्जी कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। और फ्रीली स्टेट में हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब ये दो एटम कंबाइन हो जाते हैं, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। जैसे कि दो एलिमेंट, दो एटम मान लो A और B कंबाइन हो रहे हैं, A की एनर्जी मान लीजिए 20 जूल है, B की 30 जूल है, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो 50 जूल एनर्जी नहीं होगी, 50 से कम हो जाएगी, एनर्जी कुछ बाहर निकल जाएगी। द रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो ये अधिक स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कोई बच्चा अधिक एनर्जेटिक है तो बहुत उत्साह से बहुत खेलता है, ठीक है ना, चंचल होता है, और इसकी एनर्जी कम है, डल होकर के बैठ जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। ये कैसे होगा? बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी। जब एटम कंबाइंस होंगे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, बाय टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हैं, दे आर एक ग्रुप नंबर 18 है, जहां हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स मैंने बोले, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल कहलाता है। इसे हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये जो है केमिकली इनएक्टिव होता है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल इतने ही एलिमेंट्स हैं जो केमिकल इनएक्टिव है। अब बाकी एलिमेंट्स जो केमिकल इनएक्टिव नहीं हैं, वो केमिकल इनएक्टिव होने की कोशिश करते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करेंगे। हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, जो भी नियर अबाउट, जैसे कि हाइड्रोजन के पास में हीलियम है, ठीक है ना, सोडियम के नियर अबाउट नियॉन है, तो नियॉन का नोबल गैस स्ट्रक्चर पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दो कॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। अब यहाँ इस चैप्टर में आने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है, लुईस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, ठीक। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, वैलेंसी शेल एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। व्हाट इज वैलेंसी शेल? किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसे कहते हैं वैलेंसी शेल, और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट्स का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में आ जाइए आप, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 6, दे आर 2 शेल्स आर प्रेजेंट, outermost second shell है, वो वैलेंसी शेल होगी। There are 6 electrons are present, तो number of valence electrons are 6, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए लुईस सिंबल यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसके चारों तरफ जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट्स लगा देते हैं। जैसे कि सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके सिंबल के चारों तरफ 1 डॉट लगा। Chlorine has 7 electrons in the outermost orbit. You use 7 dots around it. Nitrogen has 3 electrons in the outermost orbit. Sorry, 2 5 electrons, ठीक है। ये तो आप 5 dots लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये नाइट्रोजन का आपका लुईस डॉट फॉर्मूला हो गया। Now octet rule और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी,
It was given by Kozel and Lewis in 1916. अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है Kozel लुइस ने जिन एलिमेंट्स में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। देखिए हीलियम में तो 1s2 होता है, बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन सभी का जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2 np6। That is outermost orbit contains 8 electrons. It is an octet configuration. ये highly stable configuration होता है। अब जिन एलिमेंट्स के पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, जुगाड़ करेंगे कैसे पा जाए कॉन्फ़िगरेशन, और वो जुगाड़ दो तरीके के। सो the elements try to obtain it by following this. There are two ways. First है by transfer of electrons. It gives ionic bonding, described by Kozel in 1960. Next is the by sharing of electrons. It gives covalent bonding by Lewis in 1960. ये दो तरीके, एक तो ये है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंप्लीटली दूसरे में चले जाए, ठीक है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक गेन कर लेगा, तो बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या तरीका है, शेयरिंग, ठीक, दो के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक, दो एलिमेंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करेंगे और शेयरिंग पर दोनों का हक होगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला इसमें हमने क्या बताया आपको, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, आइए उनको एक नज़र से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड्स के बारे में एक आइडिया देखते हैं हम लोग यहाँ। तो जो आयनिक बॉन्ड्स थे आपके, ये कैसे बने आपके, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। You know Na has configuration 281 and chlorine has configuration 287. So sodium has one electron in the outermost orbit only. This is clear. And chlorine has 7 electrons in the outermost orbit in this 287. So it can lose one electron easily for completing octet, and it gains one electron easily for completing octet. So what happens? Sodium easily donate one electron to the chlorine. And what happens? Sodium carry one positive charge, and the chlorine carry one negative charge by gain of one electron from the sodium. Thus, sodium chloride forms in this way. In the same way, we go for the magnesium fluoride. In the case of magnesium, what is the configuration? 282. Sorry, 282. And fluorine, they are 9. They are 27. So fluorine has 7 electrons in the outermost orbit in this way, and magnesium has 2 electrons in the outermost orbit. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, it can gain 1 electron easily, but it donates 2 electrons simultaneously. ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, so it does not give electron, it gives 2 electrons simultaneously, but it can gains only 1 electron. तो अब कैसे कॉम्बिनेशन हो पाएगा? एक ही उपाय है कि एक फ्लोरीन हमारे पास में और हो जिसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैच कर सके। Now what happened? This magnesium donates one electron to the each fluorine atom, and thus magnesium fluoride forms, where each fluorine atom bears one negative charge and magnesium bears one positive charge, 2 positive charges in this way. That is
this is magnesium and this is fluoride and this is magnesium fluoride. In the same way, we see another example like their potassium sulfide has potassium atomic number 19, so 2881. It has 1 electron in the outermost orbit. Sulfur atomic number 16, so 286. It has 6 electrons in the outermost orbit. It can donate 1 electron, but it gains 2 electrons simultaneously. मगर इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा जब तक 2 इलेक्ट्रॉन ना मिले. ये तभी पॉसिबल है जब एक पोटेशियम हमारे पास में और अवेलेबल हो. Now what happens? The sulfur atom gains 1 electron by each potassium atom. Now what happens? Each potassium atom carry 1 positive charge and sulfur carry 2 negative charge due to gain of 2 electrons, and thus potassium sulfide forms in this way. Clear? ये एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हमने आज आपसे डिस्कस किया. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना